में धकेल दिया है, ऐसा ज्यादातर लोग मान रहे हैं। जी बिल्कुल। प्रोफेसर करोड़ी जी, मैं आपका रुख करूंगा। क्या आप सर, आपको लगता है कि ईरान जो है दुनिया को बर्बाद करने पर तुला हुआ है? क्योंकि ईरान जिस तरीके से लगातार हमले कर रहा है, उसका हालिया हमला देखा जाए जो इजराइल के ऊपर, इजराइल के जो बड़ा एलएनजी गैस प्लांट था उसके ऊपर किया गया, जहां से भारत की भी आपूर्ति का 40% हिस्सा जो है वो आता था। देखिए अभिषेक, आपने भी और त्यागी जी ने भी डिटेल से बताया कि ग्राउंड जी जीरो सिचुएशन क्या है जी और किस तरह से ईरान स्ट्राइक कर रहा है, इजराइल स्ट्राइक कर रहा है या यूएस स्ट्राइक कर रहा है। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और अगर हम इसको इस तरह समझना चाहेंगे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ईरान नहीं, हमें ये कहना चाहिए कि इजराइल सबको पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। जी आप कहेंगे ऐसा क्यों है? देखिए, जैसा त्यागी जी ने कहा कि ईरान बहुत से नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करता है। तो दूसरे देश भी जो उससे अफेक्टेड हैं वो भी ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स को ईरान के अगेंस्ट में सपोर्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पे अटैक किया और जिस तरह के टारगेटेड किलिंग इजराइल ने की, वो मुझे लगता है कि वार नहीं होके एक स्टेट टेररिस्ट एक्सरसाइज है। तो वार नहीं है वो, तो ईरान का एक स्वाभाविक रूप से कोई भी संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र होगा वो रेस्पॉन्ड करेगा। तो ईरान ने रेस्पॉन्ड किया है, और ये ऐसे समय हुआ है जब बातचीत चल रही थी, और बातचीत नहीं चल रही थी, काफी आगे बढ़ गई थी, समझौता होने वाला था। और जो मीडिएट कर रहा था ओमान, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, साइन होने वाले थे, उस समय इजराइल ने किया है। अमेरिका ने भी ये कहा है कि पूरा प्लानिंग इजराइल का है, हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब अमेरिका ने इनिशिएट नहीं किया, इनिशिएट इजराइल ने किया है। ये जून में भी हुआ, ये अब भी हुआ। और ईरान ने पहले जो टारगेटेड किलिंग की उसके अगेंस्ट में स्ट्राइक किया और ये कहा कि अमेरिकन बेसेस जहां जहां हैं हम उनको स्ट्राइक करेंगे। फिर इजराइल ने बैंक को ईरान में स्ट्राइक किया, तो ईरान ने कहा कि हम भी जो बैंकिंग है, अमेरिकन बैंक हैं, उनको स्ट्राइक करेंगे। और अब भी जब ईरान ने, इजराइल ने तेल को या गैस की जो फील्ड हैं उनको स्ट्राइक किया है, तो ईरान भी स्ट्राइक कर रहा है। तो हमें थोड़ा अनबाइस होके पूरी तरह से समझना चाहिए। इस पूरी स्थिति में हम देखें तो अमेरिका का रोल है, मुझे लगता है अमेरिका के सामने कोई रणनीति स्पष्ट नहीं थी, किस तरह से लड़ना है, किस तरह आगे बढ़ना है, किस तरह जीतना है और किस तरह से एग्जिट करना है। क्योंकि पहले हफ्ते ट्रंप ने ये कहा कि हम जीतेंगे, हमें जीतना चाहिए। दूसरे हफ्ते कहा कि हम जीत गए हैं। तीसरे हफ्ते कहा कि हम जीत रहे हैं। और अब वो कह रहे हैं कि हमें मदद कीजिए। जो अमेरिका के दोस्त हैं वो ही नहीं, केवल चीन से भी मदद मांग रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर हम एक्सक्लूसिवली ईरान को कहें कि ईरान को डेमोनाइज करना, मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा। हाँ, ईरान जो एक्टिविटीज कर रहा है या अल्टीमेटली जिस तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट को उन्होंने बंद किया है, तो ये तो बात सही है, उससे पूरी दुनिया में संकट बढ़ गया है। लेकिन दुनिया ने भी तो इजराइल और अमेरिका की जो जिस तरह की स्ट्राइक एक सोवरेन नेशन, मतलब करोड़ी जी, ये माना जाए कि कहीं ना कहीं इसके पीछे अमेरिका ही जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका ने और इजराइल ने शुरुआत की और अब ईरान हमले कर रहा है। आप दोनों मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी अपडेट उसका रुख कर लेते हैं पहले, जहां इंडिया न्यूज के सर्वे में तीसरा सबसे बड़ा सवाल हमने पूछा, उसको लेकर ये जानकारी सामने आई है। ईरान का आम लोगों और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला सही है? ये सवाल हमने पूछा, आप समझिए 39% लोगों ने कहा कि अमेरिका को जवाब देने के लिए जरूरी है। और चौथा सवाल था कि ईरान मुद्दे को सुलझाने का बेहतर तरीका क्या है? 54% लोगों ने कहा कूटनीतिक बातचीत और परमाणु समझौते जो हैं वो सबसे बेहतर उपाय है। लेकिन यहां पर हमले लगातार होते हुए देखे जा रहे हैं, ये युद्ध लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच ये इंडिया न्यूज का सर्वे, और इस सर्वे में हमने कई महत्वपूर्ण सवाल जो है वो पूछे अपने दर्शकों से, और ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। और अब रुख करते हैं इंडिया न्यूज के सर्वे का, और सर्वे में हमने जो सवाल नंबर 3 पूछा वो क्या था, वो आप देखिए। सवाल नंबर 3 था कि ईरान का आम लोगों और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला सही है?
ये सवाल पूछा हमने और इसके आंकड़े निकलकर सामने आए। 20% लोगों ने कहा कि नहीं, एकदम गलत फैसला। 39% ने कहा कि अमेरिका को जवाब देने के लिए जरूरी है। 35% लोगों ने कहा कि ईरान के हमले से दुनिया पर असर पड़ेगा। 6% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप समझिए किस तरीके से ये सर्वे का तीसरा सवाल और उसके आंकड़े। अब बात चौथे सवाल की, ईरान के मुद्दे को सुलझाने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? यह सवाल भी हमने अपने दर्शकों से पूछा। इसके आंकड़े क्या निकलकर सामने आए वो देखिए आप। 11% लोगों ने कहा कि सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाना। 54% ने कहा कि कूटनीतिक बातचीत और नए परमाणु समझौते। 15% लोगों ने कहा कि युद्ध में हराकर सत्ता परिवर्तन और 20% लोगों ने कहा कि ईरान के आंतरिक मामलों से दूर रहना चाहिए। यानी कि आप समझिए 54% लोग, ज्यादातर लोगों का यही मानना कि कूटनीतिक बातचीत से जो है हल निकले, समझौता हो और परमाणु समझौतों को लेकर बातचीत यहां पर की जाए। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और टीपी त्यागी जी से मैं आपका रुख करूंगा। टीपी त्यागी जी, अगर बात यहां पर कूटनीतिक बातचीत और परमाणु समझौतों को लेकर की जाए, क्या आपको लगता है कि जंग को जो लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं, इस 3 हफ्ते के बाद कूटनीतिक बातचीत का कोई रास्ता बचा है? क्या परमाणु समझौते का कोई रास्ता बचा है? मुझे एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए कोई हल निकाल लेते हैं फिलहाल, तो क्या वो हल परमानेंट होगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से क्या कहते हैं उसे पब्लिक के लिए नहीं खोल दिया जाता, सारी दुनिया के लिए नहीं खोल दिया जाता, ये एक ऐसा फोड़ा है कि अगर इसको आपने अभी काट भी दिया तो ये कुछ दिनों बाद फिर दोबारा उभर आएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को इस तरह से काबू में करना, इस तरह से दुनिया के लिए रोकना, एक तरफ तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रोक दे, इनका जो एक दूसरा ग्रुप है हुती, वो कहते हैं लाल सागर के ऊपर हमारा कंट्रोल है। अगर दुनिया में इस तरह से देश पूरी दुनिया को रोक ले किसी भी एक ज्योग्राफिकल फीचर पे, तो क्या वो एक्सेप्ट किया जा सकता है? मैं अमेरिका की तरफदारी नहीं कर रहा जी। अब जैसे ईरान ने जो हमला किया गैस का, अभी आपने ये पॉइंट बताया कि क्या वो सही था? ईरान ने हमला किया, ईरान के ऊपर हमला हुआ गैस भंडार में, इजराइल ने किया, ईरान ने बदले में कतर में किया, सऊदी अरब में किया। क्या नतीजा निकला कि कतर ने ये कह दिया कि ईरान के राजदूत को तुरंत वापस भेज दो। सऊदी अरब ने ये कह दिया कि अब हम सैन्य रिटेलिएशन के लिए भी तैयार है। यानी कि वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जो अब तक ये कह रही थी कि हम अमेरिका को अपनी स्पेस नहीं देंगे ईरान के खिलाफ, आज वो ईरान से लड़ने को तैयार है। यानी कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट कैसे हुआ? ईरान के हमले से हुआ, वरना शायद ये नहीं होता। अब मुझे ये बताइए कि जब ऐसी सिचुएशन ईरान के IRGC जो कमांडर्स थे जो पैदा कर रहे हैं हर जगह, एक ही जगह नहीं हर जगह, तो उसलिए उनको कंट्रोल करने का रास्ता क्या है? अगर अमेरिका को बुरा मानते हो तो अमेरिका ने खार्ग आइलैंड के ऊपर हमला किया, वहां से उसका 90% तेल आता है। अमेरिका चाहता तो तेल के भंडारों को भी नष्ट कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने वहां पे उनके केवल सैन्य ठिकानों को नष्ट किया, क्योंकि वो ये कह रहा था कि मुझे ऑयल चाहिए, स्टेबिलिटी, वर्ल्ड स्टेबिलिटी के लिए चाहिए। तो ही इज वर्किंग टू एंश्योर के फ्लो चलता रहे, इसलिए उसने रशिया से सैंक्शन उठा लिए। और ईरान दूसरे काम कर रहा है, उसने सऊदी अरबिया के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला किया, उसने कतर में जो LNG प्लांट है दुनिया का सबसे बड़ा, उसके ऊपर हमला किया। तो यानी कि गैस और तेल के ठिकानों को हमला करे और उसके बाद भी हम उसकी तरफ, मतलब त्यागी जी ये माना जाए कि अमेरिका जिसके लिए लड़ रहा है, अमेरिका जिसकी चाहत रखता है, उसके चाहत के ऊपर ईरान जो है वो लगातार हमले करता हुआ नजर आ रहा है। प्रोफेसर करोड़ी जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अभी कर्नल टीपी त्यागी जी ने जिक्र किया कि कोई निष्कर्ष निकल भी जाता है तो कितना लंबा वो चलेगा, इसके ऊपर भी बड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर करोड़ी जी, मुझे 2015 की वो संधि याद आती है जो उस वक्त के अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने की थी, और जो समझौता ईरान के साथ हुआ था, परमाणु को लेकर भी समझौता हुआ था, लेकिन उस समझौते को ट्रंप ने आते ही खत्म कर दिया और उसे अमेरिका के इतिहास का सबसे खराब फैसला जो है वो भी करार दिया गया ट्रंप के द्वारा। देखिए, जैसे ट्रंप साहब की शैली है बातचीत करने की या निर्णय लेने की, वो केवल उसको JCPOA के लिए नहीं, जो भी पुराने निर्णय हैं, चाहे बाइडेन के हो, ओबामा के हो,
उनको वो सही नहीं मानते हैं, अमेरिका के राष्ट्र हित में नहीं मानते जी। हैं। तो ये तो उनका आंतरिक मामला है, नहीं मानते हैं, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में होता भी है। लेकिन ट्रंप साहब हैं वो कुछ एक्सट्रीम में जा रहे हैं। लेकिन अपना जो स्पेसिफिक डिस्कशन है वो वेस्ट एशिया को लेके है, और इसकी जड़ में है वो पैलेस्टाइन इजराइल संकट है। और पैलेस्टाइन की समस्या वहाँ की कोर समस्या है, और उसका समाधान है टू स्टेट सॉल्यूशन। इजराइल और पैलेस्टाइन साइड बाय साइड शांति से रहते रहें, यही समाधान है। और दुनिया के 3/4 देश हैं वो रिजोल्यूशन पास कर चुके हैं यूएन जनरल असेंबली में कि टू स्टेट सॉल्यूशन हो जाए, होना चाहिए, और उसके पूरा निर्णय प्रक्रिया भी बता चुके हैं। लेकिन इजराइल और इजराइल के साथ अमेरिका उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक ये सॉल्यूशन नहीं होगा वेस्ट एशिया में शांति नहीं हो सकती। ये तो वेस्ट एशिया की बात हुई। ईरान और इनका है, इसमें सबसे दो अलग अलग चीजें हैं। इजराइल का इंटरेस्ट है वो रीजनल इंटरेस्ट है, पैलेस्टाइन के अगेंस्ट में है। इजराइल अपना ग्रेटर इजराइल का कंसेप्ट पूरा करना चाहता है, और उसमें यरूशलेम एक ऐसी जगह है वहां पे क्रिश्चियन भी अपना मातृभूमि के रूप में या वहां का अपना ओरिजिन मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं और इस्लाम वाले भी मानते हैं। तो वो ईस्टर्न यरूशलेम को लेके वो प्रॉब्लम है, उसका कोई समाधान आसानी से नहीं होगा, और नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। तो इजराइल का तो रीजनल इंटरेस्ट है, अमेरिका का है वो ग्लोबल अप्रोच है। और ग्लोबल अप्रोच में अमेरिका एक तो ये चाहता है कि ईरान है वो रशिया और चाइना के नजदीक था, वेनेजुएला भी था, तो वो ये चाहते थे कि चाइना और रशिया अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, तो उसको सीमित करने के लिए उनके जो साथी हैं चीन के और रशिया के, उनको खत्म कर दिया जाए, तो रशिया और चाइना अपनी बाउंड्री में सीमित हो जाएंगे, उनका प्रभाव नहीं बढ़ेगा, अमेरिका को चुनौती नहीं होगी। ये तो रणनीतिक है। दूसरा है डॉलर का मामला। देखिए, पेट्रो डॉलर का नाम आप और हमने सबने सुना है, लेकिन बहुत को इसके बारे में डिटेल नहीं मालूम है। अमेरिका ने अपनी डॉलर को गोल्ड रिजर्व के अगेंस्ट में 1944 में किया कि गोल्ड रिजर्व होगा और डॉलर होगा वो दुनिया की करेंसी होगी, डॉलर में व्यापार होगा। और 1971 में गोल्ड से लिंक था, उसको हटा दिया, लेकिन दुनिया की दूसरी करेंसी डॉलर से लिंक होती रही। लेकिन ऐसा लगा कि अब डॉलर से दुनिया की करेंसी लिंक नहीं हो सकती, तो सऊदीया से 1974 में एक समझौता किया, उससे पैदा हुआ पेट्रो डॉलर का कंसेप्ट। और उसमें यह तय किया गया कि दुनिया में कोई भी अगर पेट्रोलियम खरीदेगा, ऑयल खरीदेगा, तो वो केवल डॉलर में खरीदेगा, डॉलर में पेमेंट करेगा। और डॉलर में पेमेंट, क्योंकि दुनिया के सब देशों को जरूरत थी और सब देश डॉलर में ऑयल खरीदेंगे, उससे डॉलर बहुत मजबूत हो गया। और सऊदी अरब के साथ समझौता हुआ तो दूसरे देश भी उसको फॉलो करने लगे। अब ब्रिक्स बना तो डॉलर को एक चैलेंज आया, और दूसरा चैलेंज ईरान ने बिना डॉलर के तेल बेचना शुरू कर रखा था प्रतिबंधों के बावजूद। तो डॉलर का धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था। जो 70% से ऊपर रिजर्व करेंसी थी वो 57% में आ गई है। और ये ट्रंप ने कई बार कहा है कि जो डॉलर को बर्बाद करना चाहता है उससे मैं बदले की कार्यवाही करूंगा, ये ब्रिक्स को भी कह चुके हैं। तो अमेरिका का इंटरेस्ट ये था कि ईरान की ये हिम्मत कि वो डॉलर में तेल नहीं बेचता है। और एक अन्य बात है कि ईरान के साथ ये पहले भी अमेरिका और ब्रिटेन ने किया है। 1953 में किस तरह से वहां के शासक ने, प्रधानमंत्री ने नेशनलाइज कर दिया था ऑयल की कंपनीज को, तो वहां सत्ता परिवर्तन किया अमेरिकन और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने। और उसके बाद 79 में ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन होके सत्ता में ये आ गए थे, तो इस्लामिक तत्व थे वो, उनको हटाने के लिए निरंतर रूप से अमेरिका लगा हुआ था। लेकिन इस समय अमेरिका बुरी तरह फंस गया है, इस रूप में फंसा है कि अमेरिका ने ये सोचा कि हमने वेनेजुएला में कुछ घंटे में निपटा दिया, नाइजीरिया में कुछ घंटे में निपटा दिया, तो ईरान को भी बहुत जल्दी हम निपटा लेंगे, इजराइल आगे हो जाएगा, हम पीछे रहेंगे। वो उनके बिल्कुल बस में नहीं रही आज स्थिति। और गलती है कि उन्होंने अपने